चलिए आज हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 की ये पुस्तक, भूगोल की पुस्तक कह सकते हैं, ज्योग्राफी। तो पाठ 5 मानचित्रण। ये मानचित्रण होता क्या? ये दो शब्दों से बना है, मान और चित्रण, यानी कि ऐसा चित्रण जिसका एक निश्चित मान हो या मानक के अनुरूप जो चित्रण हो। तो हम जो है देश दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्री द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र तथा ग्लोब के माध्यम से करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। इसके लिए हम पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति का ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं जो हम एक साथ नहीं दिखते, इसलिए ग्लोब से हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं। यानी कि हम दो तरह से, एक मानचित्र और दूसरा ग्लोब। तो पूरा ग्लोब एक साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि एक ही तरफ का हम देख सकते हैं, इसलिए हम फिर विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। यानी मानचित्र की परिभाषा क्या हुई कि पूरी दुनिया को एक साथ देख नहीं सकते, इसलिए पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र, पैमाने की सहायता से। ऐसा नहीं कि इसे ग्लोब, गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता। अब मानचित्र कैसे उपयोगी है? मानचित्र की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए और ले जाए जा सकते हैं, उसको हम फोल्ड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि भूमि, सड़कें, रेलवे, कस्बों और गांव को ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों में अच्छी तरह दिखाया जा सकता है। हम विश्व को अथवा किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और इससे जो जानकारी चाहें उसे दिखा सकते हैं। मानचित्र के प्रकार, तो मानचित्र भौतिक मानचित्र होता है जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर दिखाते हैं। राजनीतिक, जिसमें हम राज्यों, नगरों, शहरों या गांवों की सीमाओं के बारे में उनको दर्शाते हैं। और थीमेटिक, थीमेटिक का अर्थ होता है कि कुछ विशेष जानकारी, जैसे कहाँ सड़क से संबंधित मानचित्र, या कहें कि वर्षा से संबंधित, कहाँ पर कम वर्षा होती, कहाँ पर ज़्यादा, या उद्योगों से संबंधित या वनों से संबंधित। और चौथा है भू राजस्व। तो भू राजस्व का अर्थ होता है मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, संचयी क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवासों, औद्योगिक क्षेत्रों। तो ये जो है ऑफिशियल होता है भू राजस्व मानचित्र। ठीक है, तो चार प्रकार के मानचित्र हुए, भौतिक, राजनैतिक, थीमेटिक और भू राजस्व। अब गांव, कस्बा, जिला, राज्य और देश को भी मानचित्र में दर्शाया जाता है। गांव, कस्बे का मानचित्र गांव के कुछ व्यक्तियों के पास हो सकता है, जैसे बंदोबस्त अधिकारी के पास, और प्रार्थना पत्र के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों का एक स्थान संग्रह पुस्तक में रूप होता है तो उसे एटलस कहते हैं। एटलस का अर्थ क्या है कि बहुत से मानचित्रों का संग्रह। क्या आपने कभी सोचा है कि मानचित्रों में कौन कौन से घटक होते हैं? तो सबसे पहली चीज होती दिशा, यानी सबसे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और हमारे सीधे हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ। उसके बाद दूसरी चीज महत्वपूर्ण होती दूरी, किस दूरी पर हम दर्शाते हैं, मानक क्या हमारा। तीसरी चीज प्रतीक, जैसे कि हमें जहाँ जल दिखाना तो किस माध्यम से, या सड़क दिखानी है या कोई भी चीज़ है तो उसकी किस प्रतीक के माध्यम से दिखाते हैं। और उसके बाद दिशाएं, तो बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल चलकर यात्रा करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, समुद्री नाविक नाव के द्वारा, जलयानों के द्वारा। ठीक है, लंबे रेगिस्तान, घने जंगल, समुद्र के बीच में अक्सर रास्ता भटक जाते थे, तो दिशा जानने के लिए सूर्य की मदद लेते थे। उसे देखकर, उगता देखकर पूर्व अंदाज लगाते थे, और अस्त जिधर होता था उधर पश्चिम, और बाएं हाथ की तरफ उनका उत्तर हो जाता था और दाएं हाथ की ओर उनका दक्षिण हो जाता था। तो इस तरह दिशा का ज्ञान हो जाता। अब क्या है, अब हम लोग दिक् सूचक यंत्र के द्वारा, कंपास की सहायता से, ये देखिए यंत्र है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही स्थित होता है। अगर हम कंपास को स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दें तो जो उसकी निडिल होती, सुई होती है, वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर जाएगी। दिग सूचक, तो जिधर उत्तर है हमारे, अब तो मोबाइल में भी होता है, ये देख सकते हैं कंपास, दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। उसका ये देखिए दिशा निर्देश, हमेशा जब कागज पर हम कभी भी दिशाओं का वो करते हैं, निक्षेपण करते हैं या उनको प्रदर्शित करते हैं, तो हम दिखाते हैं कि ऊ यानी उत्तर ऊपर हमेशा होता है, दक्षिण नीचे, पूर्व हमेशा इधर दाएं हाथ की ओर, और पश्चिम हमेशा इधर। और ये जो उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उसके बाद दक्षिण पश्चिम, और उसके बाद उत्तर पूर्व, यानी कि दो उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर और इस पश्चिम को मिला के उत्तर पश्चिम। अब आइए दूरी क्या। मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटा कर कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे सावधानी से छोटा किया जाता है जो स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे।
यानी कि जो वास्तव में उनके बीच की दूरी, वही अनुपात में कागज पर उनकी बीच की दूरी होनी चाहिए। तो मुख्य है कि अनुपात सही होना चाहिए। जैसे कि दो शहरों के बीच की जो दूरी है, तो वही अनुपात, ये नहीं कि वहाँ कुछ दूरी है और यहाँ पर कुछ दूरी, तो फिर मानचित्र का जो अभिप्राय है, जो उसका उद्देश्य है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये समझेंगे कि दूरी हम प्रदर्शित सेंटीमीटर में करते हैं। जैसे ले लिया हमने कि हमारे कागज पर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी, वो 5 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। अब जैसे हमारे कन्नौज से कानपुर 80 किलोमीटर है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर अगर हमने 1 सेंटीमीटर लिया, तो कागज पर जब प्रदर्शित करेंगे तो कन्नौज और कानपुर के बीच में 16 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चलेंगे, तभी उसका उद्देश्य सफल होगा। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर अगर हमने 100 किलोमीटर ले लिया, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर अगर हमारे कागज पे कोई दूरी है, तो हम उसे देखने वाला यही अंदाज लगाएगा कि उसके बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए पैमाना। उसके बाद मानचित्रों में संकेतों का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। संकेतक जैसे कि भवन, बांध, वृक्ष, नदियां, घाटी, पठार, तो ये जो सब चीजें होती, उनके हम रंगों से, उनके अक्षरों से, उनकी छायाओं से, उनके चित्रों, रेखाओं माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे वनों के लिए हमें क्या प्रदर्शित करना, अब जैसे कि मानचित्र में, और ये पूरे विश्व की एक सहमत से होता है। जैसे हमने वृक्ष के लिए कोई चिन्ह लिया है, तो अगर वो चिन्ह बना दिया, तो हर देश का व्यक्ति उसको वही चीज समझेगा। अब जैसे कि मानचित्र पे नीले रंग का कुछ हमने दिखाया, कलर हमारा ब्लू कलर है, तो किसी भी विश्व का कोई भी आदमी उसको वो पानी ही समझेगा। अगर हम उस नीला रंग प्रयोग करते हैं वो पानी के लिए, अगर हरे रंग का प्रयोग करते हैं तो निश्चित वो मैदानी क्षेत्र है। आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, आप इन चित्रों की, चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते। तो ये जो चिन्ह, जैसे ये मंदिर के लिए चिन्ह हमारा, ठीक है, मस्जिद के लिए, तो मंदिर के लिए कौन सा है, और ये जो बना है तो हम समझ जाएंगे कि ये कोई चर्च का चिन्ह है। ये बने हैं चित्र, हम समझ जाएंगे ये पेड़ है, ठीक है। उसका इस प्रकार का कोई भी चित्र बना तो समझ जाएंगे कि यह बस्ती है, और इस तरह का कोई चित्र बना, चिन्ह बना तो समझ जाएंगे कि ये कब्रिस्तान है। उसी तरह सीमाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय, राज्य के लिए क्या, तो ये जो चिन्ह होते हैं। उसके बाद प्लान, योजना या खाका, कभी कभी छोटे स्थान को विस्तार से दर्शाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए योजना बनानी पड़ती, और ये योजना किसी भवन या कमरा की भी हो सकती। जैसे मैपिंग, इसे कहते हैं मैपिंग, या हम लोग मकान बनवाते हैं तो उसके लिए जो है नक्शा बनवाते हैं, तो वही चीज़, ये उसको कहते हैं योजना, कि कहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए। उसका रूपरेखा बनाना, स्केच, यदि कोई मानचित्र पैमाना बनाकर मानकर बनाएगा तो उसे निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये देखिए हमारे जैसे गांव का ये मैप है, तो ये जो सड़क गई, उसके बाद ये मोहन का घर, ये बाजार, तो ये भी मैपिंग है। ये क्या है, मैपिंग। अब जैसे कि मोहन के घर से मंदिर दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण तो ये रही, तो और ये पूरब, तो ये मोहन के घर से मंदिर दक्षिण पूर्व में, तो हम दक्षिण पूर्व में ही दर्शाएंगे। ऐसा नहीं कि इस मंदिर को हम लोगों ने यहाँ बना दिया, ये चीज़ है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन, ठीक है, आप इसको वीडियो को पहुँच कर पढ़ सकते हैं। सुदूर संवेदन क्या होता है कि बहुत से दूर की चीज़ें जो हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो उसे डिजिटल सिग्नल, सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहाँ गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। और ये वैज्ञानिक लोग ये रिमोट सेंसिंग विधि से करते हैं, वो पता लगा लेते हैं वहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है। ये रिमोट उपग्रहों के माध्यम से, कि वहाँ जल है, कि वहाँ समुद्र है, कि वहाँ बस्तियाँ हैं, इसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। उसका भौगोलिक सूचना प्रणाली, सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है, कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। इसको कहते हैं GIS, भौगोलिक सूचना प्रणाली कहलाता है, यानी कि उनको निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना, किसके, रिमोट सेंसिंग के द्वारा। आंकिक मानचित्रण, कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना आंकिक या कंप्यूटर मानचित्र कहलाता है। जैसे डिजिटल मैपिंग हो गया। आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत कुछ बढ़ गई, जैसे कहाँ कृषि क्षेत्र है, कहाँ आवासीय, दुकान, उद्योग धंधे, अध्ययन करने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है। अब हम कहीं उद्योग लगाएंगे, हमें कहीं उद्योग लगाना है, अब वहाँ हम गए तो है नहीं, तो हम यहीं से पता लगा लेंगे कि वहाँ बस्ती तो नहीं पास में, या वहाँ के प्रदूषण से उन बस्ती वालों को कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा, डिजिटल अंकन के द्वारा जानकारी करते। तो इस पार्ट में हमने महत्वपूर्ण जाना मैपिंग के बारे में, मानचित्रण। आप इसको द्वारा फिर पार्ट को सुन सकते हैं। इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं
वो आप कोई भी पाठ पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, हम उसका लिंक भेजेंगे। और इन प्रश्नों के उत्तर अभी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां आपको सभी उत्तर मिलेंगे कि मानचित्र क्या है, रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रों में क्या महत्व है, आप इनको नोट करें। और इसका मिलान है परियोजनाकार प्रोजेक्ट वर्क, अपने स्कूल का मानचित्र बनाइए। फिर अगला पाठ रहेगा पृथ्वी के परिमंडल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।